और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। और डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल जो है हमारे संविधान में पार्ट 4 में दिया गया है, और ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक हैं। तो किस आर्टिकल में क्या सब्जेक्ट मैटर दिया गया है, इसे किस तरह याद करें, इसको लेकर मैं ये लेक्चर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक याद करने के लिए हम इनको पार्ट पार्ट में याद करेंगे। कुछ आर्टिकल्स एक पार्ट में, बाकी आर्टिकल दूसरे पार्ट में, ऐसे 4 डिफरेंट पार्ट्स में हम इनको समझेंगे और याद करेंगे। पहले आर्टिकल 36 से आर्टिकल 39 ए तक समझते हैं। आर्टिकल 36 में डिफिनीशन ऑफ स्टेट है। ये वैसा ही डिफिनीशन है जैसा कि आर्टिकल 12 पार्ट 3 में दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है और डीपीएसपी पार्ट 4 में है। तो जो स्टेट का डिफिनीशन है आर्टिकल 36 में और आर्टिकल 12 में सेम ही है। तो ये हो गया। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि डीपीएसपी आर फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस। तो इसमें आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि स्टेट अगर कोई लॉ बना रहा है तो उसमें वो डीपीएसपी का ध्यान रखे। डीपीएसपी के नॉन जस्टिसिएबिलिटी के बारे में बात इसी आर्टिकल में कही गई है। आर्टिकल 38 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डीपीएसपी के मेन आर्टिकल 38 से शुरू होते हैं और 51 तक हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो स्टेट है वो पीपुल के वेलफेयर को प्रमोट करे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सिक्योर करे और उनका वेलफेयर प्रमोट करे। तो इसे कैसे समझते हैं? आप आर्टिकल 38 में 38 को जब जोड़ेंगे तो ये 11 नंबर आएगा। 11 नंबर क्या होता है? ये बहुत ही शुभ और इम्पोर्टेंट नंबर है एज पर हिंदू सोशल ट्रेडिशन। और आर्टिकल 38 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कीस्टोन या कोर ऑफ द डीपीएसपी। तो 11 से, क्योंकि ये शुभ है और बहुत इम्पोर्टेंट है, कोर है हिंदू सोशल ट्रेडिशन में, तो इस तरह से हम समझ लेंगे कि आर्टिकल 38 को कीस्टोन या कोर ऑफ द डीपीएसपी कहा जाता है। और जब सब कुछ शुभ रहेगा तभी तो इंसान का वेलफेयर होगा। जहाँ शुभ चीजें होती हैं वहीं पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सब जस्टिस होता है। तो आप इस तरह से इसको समझ लेंगे। आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करे और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बोथ मेन के लिए और वीमेन के लिए। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए 39 में 3 + 9 = 12। तो 12 महीनों एक समान लाइवलीहुड को गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। कहा जा रहा है ना कि सरकारें ऐसी अच्छी होती हैं जो 12 महीने अपने लोगों को काम प्रोवाइड करती हैं। इसलिए आप इस तरह से समझ सकते हैं 39 3 + 9 = 12 मीन्स 12 महीने एक समान लाइवलीहुड। अब आर्टिकल नंबर 39 ए को देखते हैं। इसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात की गई है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए आर्टिकल 38 में क्या हुआ? आर्टिकल 38 में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिला और आर्टिकल 39 में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात कही गई। तो जब भाई सब कुछ मिल गया, इक्वल हो गया, तो जस्टिस भी इक्वल होना चाहिए। जो लीगल जस्टिस है उसको भी इक्वल होना चाहिए। इसीलिए अमेंडमेंट के द्वारा 39A ऐड किया गया और जब सब कुछ इक्वल हो गया तो जस्टिस को भी इन्होंने इक्वल कर दिया। नेक्स्ट आर्टिकल 40 से आर्टिकल 43B तक को हम समझते हैं। आर्टिकल 40 में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो इसे समझते हैं। अली बाबा 40 चोर वाला किस्सा तो हम जानते हैं, तो इससे लेकर हम इसे समझ जाएंगे। तो देखिए कुछ याद करने के लिए हाइपोथेटिकल कंडीशन हम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा एक्चुअली कुछ हुआ है या हुआ था, ठीक है। तो बस याद करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मानते हैं कि अली बाबा 40 चोर वाला जो किस्सा था वो एक गांव में हुआ था और चोरी किए, तो इस बात को लेकर गांव में पंचायत हुई। 40 से विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। आर्टिकल 41 से लेकर 43B तक याद करने के लिए
ये सेंटेंस हम देख लेते हैं। वर्क अंडर ह्यूमन कंडीशंस विथ सैलरी, पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन शुड बी प्रमोटेड। आर्टिकल 41 से लेकर 43B तक याद करने के लिए हम ये समझ लें कि अली बाबा और 40 चोरों को लेकर विलेज में जो पंचायत हुई थी, उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि गांव में सभी लोगों को वर्क मिलना चाहिए और वो जो वर्क हो वो अंडर ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए। अगर वर्क अंडर ह्यूमन कंडीशन है तो उनको सैलरी भी मिलना चाहिए, क्योंकि चोर चोरी करके ले गए तो उनको पैसा खत्म हो गया, तो उनके पास कुछ पैसा भी होना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों ने कहा कि गांव वाले पार्टिसिपेट भी करें और गांव वालों के बीच में कोऑपरेशन भी होना चाहिए। तो इस सेंटेंस के द्वारा हम इन आर्टिकल्स में जो मैटर्स हैं उनको समझ सकते हैं। तो 41 में आप देखिए राइट टू वर्क है, और यहाँ पे देखिए मैंने वर्क को हाईलाइट किया है, बाकी सबको लाइटर शेड में रखा हुआ है, तो इससे आप इसको रिलेट कर लेंगे। आर्टिकल 41 में ही राइट टू एजुकेशन है और पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस सच एज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बात की गई है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 42। इसमें क्या कहा गया है? इसमें प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस और साथ ही साथ मैटरनिटी रिलीफ और लीव की बात की गई है। तो देखिए अंडर ह्यूमन कंडीशन से ये हो जाएगा। ह्यूमन कंडीशन क्या है? जहाँ पे काइंडनेस हो वही तो ह्यूमन कंडीशन है। और माँ जो होती है काइंडनेस की देवी होती है। माँ से बड़ा कोई दयावान न था न कभी होगा, और माँ और काइंडनेस एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो मैटरनिटी रिलीफ काइंडनेस से हो जाएगा। ह्यूमन कंडीशन इज इक्वल टू काइंडनेस एंड काइंडनेस इज इक्वल टू माँ मदर, तो इससे मैटरनिटी रिलीफ या लीव हो जाएगा। सैलरी से देखिए, सैलरी और लिविंग वेजेस की बात की गई है वर्कर्स की 43 में, तो इससे ये हो जाएगा। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात की गई है और 43B में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। तो पार्टिसिपेशन से पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स हो जाएगा और कोऑपरेशन से कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 44 टू 45 को देखते हैं। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कही गई है, तो इसे देखते हैं। 44 इसको देखिए 44 के रूप में हम लिख सकते हैं। 44 मीन्स सिमिलर है, सिमिलर मीन्स यूनिफॉर्म है, और F से फार्मूला होता है विच रिलेट्स टू कोड। तो देख लीजिए 44 सिमिलर हो गया, सिमिलर मीन्स यूनिफॉर्म हो गया, फार्मूला, फार्मूला मीन्स कोड हो गया, तो यूनिफॉर्म कोड, तो आप इससे समझ लेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 45। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है। किसके लिए किया गया है? उन बच्चों के लिए जिनकी एज 6 ईयर्स से कम हो। तो इसे देखिए 45, तो F से समझ लिए फ्री एजुकेशन 5 साल तक के बच्चों को। अब यहाँ पे 6 ईयर्स से कम की बात कही गई है और 5 साल 6 ईयर से कम है, तो इससे हम कोरिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 46 से लेकर आर्टिकल 51 को हम समझते हैं। इन्हें समझने से पहले एक बात हम समझ लें कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। हम उसके आसपास के सालों को लेकर इनको ईयर वाइज हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 46 में जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या अदर वीकर सेक्शन है, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के प्रमोशन की बात कही गई है। तो इसे समझ लेते हैं। 1946 तक भारत आज़ाद नहीं था। तो भारत जब आज़ाद नहीं था तो भारत के सारे लोग जो थे उनकी दशा जो थी वो आज के जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या अदर वीकर सेक्शन है उनसे तो बहुत ही बुरी रही होगी। लेकिन याद करने के लिए ये हम समझ लें कि आज़ादी से पहले हमारी दशा वैसी ही थी जैसे आज के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, साथ ही साथ अदर वीकर सेक्शन की है। तो इससे हम याद कर लेंगे कि हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी पहले आज़ादी से, तो वहाँ पे उनका भी एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होनी चाहिए। तो ऐसी ही बातें आज़ादी से पहले की जाती रही होंगी। तो इस बात से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आर्टिकल 47। इसमें ये कहा गया है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे, न्यूट्रिशन को बढ़ा के और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा के। साथ ही साथ एल्कोहल और अदर ड्रग्स का कंजम्पशन भी प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 47 में। तो इसे कैसे याद करें? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1946 तक ओवरऑल हमारा कंडीशन बहुत ही दयनीय था। तो जब हम आज़ाद हुए तो सबसे पहले हमारे कंडीशन को इम्प्रूव किया गया, हमारे हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे रेज किया जाए, इस बारे में गवर्नमेंट ने सबसे पहले सोचा। 1947 में ऐसा सोचा गया, तो 47 में ये बात है, इस सब्जेक्ट मैटर को हम इससे कोरिलेट कर लेंगे। और एक आप जानते हैं, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि गरीब और कमजोर लोग एल्कोहल को सहारे के रूप में लेते हैं। वो कहते हैं कि बहुत टेंशन है तो थोड़ा शराब पी लेंगे तो हमें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। मुझे लगता है ये सब बकवास बातें हैं। शराब घटिया चीज होती है, इससे किसी का कोई भला नहीं होता है। लोग पीते हैं, गरीब पीकर और भी गरीब होते जा रहे हैं। शराब तो पी के चले आते हैं, उनके घर की औरतें बच्चे उससे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो शराब से घटिया चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन क्या करें, हमको याद करना है, यहाँ लिखा हुआ है तो मैं इस पे बात कर रहा हूँ, वरना मुझे पसंद नहीं है शराब पे बात करनी। शराब पीना कहीं से भी सही बात नहीं है, लेकिन हर इंसान का अपना बुद्धि और विवेक होता है, तो वो अपने हिसाब से जो सही है और गलत है उसको डिसाइड कर सकता है। तो आज़ादी से पहले सारे लोग गरीब ही थे और सारे लोग शराब पीते थे, ये मान लीजिए। तो जब आज़ाद हुए तो ये समझ लीजिए कि ये जो मिसकॉन्सेप्शन है कि गरीब लोग शराब का सहारा लेते हैं, तो इस पे रोक लगी। तो आर्टिकल 47 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात कही गई है। साथ ही साथ प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर की बात कही गई है। तो इसको देखते हैं। अब आज़ादी हुई थी 1947 अगस्त में। उसकी इसेंशियल था हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी बात हो गई। और नया साल शुरू हो गया, क्योंकि 4 महीना ही टाइम मिला था, तो नया साल शुरू हो गया। तब इकोनॉमिक की बात करनी चाहिए। तो 1948 में देश ने इकोनॉमी के बारे में सोचा। तो 1948 में एग्रीकल्चरल देश बन गया। जिसे कैसे समझते हैं? 4+8=12। 12 महीने भारत एग्रीकल्चरल देश बन गया। ठीक है, क्योंकि अब 1948 में तो कृषि के अलावा कुछ और था ही नहीं। तो कृषि और एनिमल हस्बेंड्री ही तो इकोनॉमी के लिए था। तो कोई भी सरकार आती है तो इकोनॉमी के लिए वो सोचती है, तो वो पहले उसके पास जो ऑप्शन होता है उसको वो यूज करती है। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री हमारे पास ऑप्शन था। तो 1948 में ये हुआ, इससे हम ये समझ लेंगे। और गया 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 मीन्स गाय। स्पेलिंग पे मत जाइए, बस समझने के लिए मैंने इसे लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि गाय को हम लोग पूज्य मानते हैं, तो इनके स्लाटर पर रोक लगाई गई। एक और बात थी काउ स्लाटर को रोकने के लिए, गाय के बछड़े जो बैल होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है एग्रीकल्चर में। आज भी गाँव में जहाँ पे ट्रैक्टर्स नहीं है, वहाँ पे बैल से ही खेत की जुताई की जाती है। तो यह सोचकर भी कि खेती चलती रहे, बैल को न मारा जाए, तो इसलिए रोक लगी कि भाई गाय जिंदा रहेगी तो बैल रहेगा, बैल रहेगा तो एग्रीकल्चर जिंदा रहेगी, अगर खेती जिंदा रहेगी, एग्रीकल्चर जिंदा रहेगा, तो हम लोग जिंदा रहेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस बात से हम इसको समझ लेंगे। और साथ ही साथ 48A में प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट और सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात कही गई है। तो आपको ये नहीं लगता है कि थोड़ा एडवांस सोच है कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर सोचा गया है तो ये थोड़ा एडवांस सोच है। तो ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। जनरली सरकारें जो होती हैं वो कहाँ इन्वायरमेंट और ये वाइल्ड लाइफ के चक्कर में पड़ी थी हैं, उनको तो बस जो सीधे दिखता है उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये थोड़ा कुछ लोगों ने सोचा और कुछ लोगों ने कहा, तब जाके नेताओं को या जो लीडर्स हैं उनको बात समझ में आई कि भाई इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ भी किसी काम की चीज है। तो इसलिए 48A एज अमेंडमेंट एड किया गया। तो आप इस बात से समझ लेंगे इसको। 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड
ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इसकी बात कही गई है। 1949 में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो असेंबली में एडॉप्ट हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज है जो कि 1949 में एडॉप्ट हुआ था, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। अब 50 को देखते हैं। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन आर्टिकल 50 में हुआ था। भाई 1950 में ही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा तभी तो सेपरेशन होगा। या तो आप इससे याद करिए कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तभी तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होगी, इस बात से आप इसको याद कर लीजिए। या 50-50 मैच होता है, टॉस होता है, तो या तो बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, तो एक तरह से सेपरेशन हुआ। प्रोबेबिलिटी में भी आप देखिए कि हम कॉइन को स्पिन करते हैं तो हेड आएगा कि टेल, दोनों सेपरेट है, हेड टेल सेपरेट है। 50-50 से इसे, या 50-50 मैच में बैटिंग बॉलिंग से आप याद कर सकते हैं, किसी भी चीज से इसको याद कर लीजिए। लास्ट है 51, इसमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के प्रमोशन की बात कही गई। इसे कैसे याद करें? इसे याद करने के लिए एक फैक्ट है। देखिए 1951 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 91 इसलिए था इंटरनेशनल पीस के लिए। देखिए यूनाइटेड नेशन की जब बात होती है तो इससे इंटरनेशनल हो जाएगा, और इसके सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है तो सिक्योरिटी हो जाएगा। एक और तरीका है 51 को याद करने का, जैसे कि शादी जो होती है ये एक तरह का इंटर रिलेशन ही तो है, और हम लोग जब कभी किसी शादी में जाते हैं तो हमने देखा है कि एज ए शुभ अमाउंट हम लोग 51 या 151 या 1051 रुपीज देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि जो इंटर रिलेशन हो रहा है उसमें शांति बनी रहे और इनकी शादी सिक्योर रहे। इस बात को कोरिलेट करके हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।